हेलो स्टूडेंट, मैं आफाक अहमद। विज्ञान क्लास 10th हम लोग पढ़ रहे थे और अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हम लोग का चल रहा था। कल हम लोगों का जो लेक्चर था वो रासायनिक अभिक्रियाओं के अलग अलग प्रकार पर था, जिसमें मैंने आप लोगों को 4 तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं बताई थी। आज उसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ 4 रासायनिक अभिक्रियाएं हम लोग की ओर बची हैं, वो आप लोग को बताने वाला हूँ। लेकिन मैं चाह रहा था कि उससे पहले आप लोगों को पिछली क्लास का एक बार और रिपीट करा दूं, तो बहुत शॉर्ट में रिपीट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार: संयोजन अभिक्रिया, जिसमें दो अलग अलग अभिकारक मिलते हैं और एक एकल उत्पाद बनाते हैं। वियोजन अभिक्रिया, ये संयोजन का अपोजिट होता है, जिसमें उत्पाद जो है एक से ज़्यादा बनते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, इसमें जब दो पदार्थ आपस में हम लोग मिलाते हैं तो उसमें से एक अधिक क्रियाशील पदार्थ जो होता है वो दूसरे कम क्रियाशील पदार्थ की जगह ले लेता है और उसको वहाँ से विस्थापित कर देता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया थी, जिसमें जब हम लोग दो अलग अलग पदार्थों को आपस में मिला रहे हैं या दो से ज़्यादा को, तो इसमें जो है दो तत्व आपस में एक दूसरे से जगह इंटरचेंज करते हैं, इसको द्विविस्थापन बोलते हैं। यानी दो डबल जो है ये डिस्प्लेसमेंट इसमें रहता है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये आज हम लोगों को नया पढ़ना है। जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि एक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा निकलेगी, उसमें मिल जाएगी। तो एक इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया होती है कि जिसके एंड में कि अभिक्रिया हुई, उसके बाद में हम लोगों को ऊष्मा मिल जाती है, या ऊष्मा इससे उत्सर्जित होती है, ऊष्मा मुक्त होती है, इससे ऊष्मा जो है फ्री होती है। इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, या एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी इसको कहते हैं। इसका सीधा सा फार्मूला अगर आप देखें तो अभिकारक को जब तोड़ते हैं तो उत्पाद मिलता है, साथ में ऊर्जा निकलती है जो ऊष्मा के फॉर्म में हम लोगों के पास में मिलती है। कोई भी अभिकारक जो रहता है, क्रिया करने के बाद में एक उत्पाद मिलता है, दूसरा ऊर्जा मिलती है, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दो एग्जाम्पल आप लोगों के सामने नीचे लिखे हुए हैं। एक तो CH4+O2 यानी मीथेन, जिसको हम लोग नेचुरल गैस भी बोलते हैं, मीथेन, या जिसे नेचुरल गैस भी बोलते हैं, प्राकृतिक गैस जिसको बोलते हैं, CH4 इसका फार्मूला है। तो मीथेन को जलाना, ऑक्सीजन मैंने आप लोग को बताया था कि ऑक्सीजन वाला कब यूज़ होता है, जब उसको हम लोगों ने जलाया है। तो मीथेन को जब हम जलाएंगे, नेचुरल गैस को जब जलाएंगे, तो ये क्रिया हुई। इसके बाद में हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है, पानी बचेगा, प्लस जो है ऊर्जा निकलेगी। तो ये ऊर्जा निकलेगी, इसको हम लोग इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। यानी ऊष्मा इसमें से बाहर होगी, इसलिए हम लोग इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरह का एक एग्जांपल है कोल या लकड़ी को अगर हम लोग जला दें, लकड़ी की बात चल रही है यहाँ पर, तो कोयले को या लकड़ी को हम लोग जला रहे हैं यहाँ पर इस अभिक्रिया में, तो हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है प्लस ऊर्जा निकल रही है। तो जिस अभिक्रिया में से ऊर्जा प्राप्त होती है उत्पाद के साथ में, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ जो है आपके दिमाग में बैठ जाए। आगे बढ़ते हैं। इसी से मिलती जुलती एक अभिक्रिया होती है जिसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। वो ऊष्माक्षेपी थी, ये ऊष्माशोषी है। फ़र्क आप इसके नाम से पता लग जाएगा। ऊष्माशोषी, शोषी शोषित करना, लेना, ग्रहण करना, कैच करना, है ना, इसको बोलते हैं शोषी, ऊष्माशोषी। तो एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा जो है अवशोषित की जाती है, ली जाती है। इसको ऊष्मा हम लोग अलग से देंगे, इसके साथ में इसमें ऊष्मा प्राप्त नहीं होगी, बल्कि हम लोगों को लगाना पड़ेगी, फिर जाके हम लोगों को कोई उत्पाद प्राप्त होगा, है ना। इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल लिया है मैंने आप लोगों के सामने कि कार्बन को जो है मैंने H2O, ये H2O ना लिक्विड फॉर्म वाली बात नहीं, गैस के फॉर्म की बात चल रही है। यानी आप बात कर रहे हैं भाप की, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर भाप, तेज़ गरम भाप में हम लोगों ने कोयले को जलाया, कार्बन को या कोयले को हम लोगों ने भाप में जलाया, H2O भाप में हम लोगों ने इसको जलाया, ऊष्मा दी, है ना। यहाँ हम लोगों ने देखो ऊष्मा लगाई है, दी है, वहाँ पे ऊष्मा प्राप्त हो रही थी, यहाँ ऊष्मा हम लोगों ने दी है।
तो जब कोयले को भाप के साथ जलाया और उसमें ऊष्मा दी तो हम लोगों को कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस प्राप्त हुई और हाइड्रोजन प्राप्त हुआ। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा दी जाती है, जो अभिक्रिया ऊष्मा शोषित करती है, जो ऊष्मा के साथ में क्रिया पूरी होती है, उस अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसी के साथ में एक एग्जांपल और है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोगों ने ऊष्मा दी, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोगों ने अलग से ऊष्मा दी, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। तो ये भी ऐसी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है जिसमें हम लोगों ने ऊष्मा अलग से बाहर से देना पड़ी। ठीक, तो सीधा सा पता लगता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिसमें हम लोगों को जिस क्रिया को पूरा करने के लिए बाहर से ऊष्मा देना होती है, और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें हम लोगों को उत्पाद के साथ ऊष्मा प्राप्त होती है। इसके बाद एक अभिक्रिया होती है, इसको अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कोई भी पदार्थ जिसके साथ ऑक्सीजन मिला हुआ है, कोई भी अभिकारक ऐसा है जिसके साथ ऑक्सीजन मिला हुआ है, और रिएक्शन करने के बाद ये रिएक्शन हुआ, ये जो है एक अभिक्रिया हुई, इस अभिक्रिया कंप्लीट होने के बाद में इसका जो ऑक्सीजन था वो यहाँ से इसको छोड़कर चला गया। इसमें ऑक्सीजन था, कॉपर ऑक्साइड, Cu बोलते हैं कॉपर को, O बोलते हैं ऑक्सीजन को। कॉपर ऑक्साइड के साथ में जो ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया। हम लोग इसके उत्पाद में देखें तो यहाँ दिख जाएगा आपको कि कॉपर के साथ में ऑक्सीजन नहीं है। हम लोग अभिकारक में देख रहे हैं तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, उत्पाद के साथ में कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। क्यों? इससे ऑक्सीजन जो है निकल गया, बाहर चले गया, इससे माइनस हो गया, इससे चला गया, उसका ह्रास हो गया, या वो जो है यहाँ से निकल गया इसके ज़रिए से। इसको अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। दो चीज़ें हैं, ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास हो, ऑक्सीजन चले जाए या फिर हाइड्रोजन जुड़ जाए। अगर ऑक्सीजन चले जाए या हाइड्रोजन जुड़ जाए, इन दोनों अभिक्रियाओं को अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या फिर हाइड्रोजन निकल जाए, ऐसी कोई सी भी अभिक्रिया होगी उसको हम लोग अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों के सामने है कि कॉपर ऑक्साइड को हम लोगों ने जो है हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराई। कॉपर ऑक्साइड की परत है, इसके ऊपर हम लोग एक्चुअल में ऐसा होता है कि कॉपर ऑक्साइड की परत पर हाइड्रोजन गैस छोड़ी जाती है इसके ऊपर से। तो जब ऐसा होगा तो कॉपर अलग हो जाएगा और जल बन जाएगा पानी, H2O पानी का सूत्र है। ठीक, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें से ऑक्सीजन निकल रही है, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रही है, तो इसी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसी से मिलती जुलती जो है एक अभिक्रिया है, उसको उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। सेम वही उसका उलट है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। उसमें इसका उल्टा हो रहा था, ऑक्सीजन माइनस हो रहा था, हाइड्रोजन प्लस हो रहा था। इसमें ऑक्सीजन प्लस हो रहा है, हाइड्रोजन माइनस हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है, हट जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। वो अपचयन थी, ये उपचयन है। ठीक, एक एग्जांपल आप लोग के सामने लिया है कि कैल्शियम को मैंने ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई तो कैल्शियम ऑक्साइड मिल गया। इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, उसमें ऑक्सीजन हट गया था, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैल्शियम अकेला था, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, जिसके अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, ऐसी अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए या हाइड्रोजन का रिमूव हो जाए, हाइड्रोजन माइनस हो जाए, हाइड्रोजन चली जाए, हाइड्रोजन निष्कासित हो जाए, हाइड्रोजन का ह्रास हो जाए, ऐसी अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। एक और एग्जांपल आप लोग को नीचे लिया हो गया है। अभी हम लोग जिसकी बात कर रहे थे कार्बन ऑक्साइड के वो कैसे बनता है, वो इसी तरह का एग्जांपल है कि हम लोगों ने कॉपर और ऑक्सीजन इन दोनों की हम लोगों ने क्रिया कराई है। असल में क्रिया ये ऐसी है कि कॉपर को हम लोगों ने खुले में छोड़ दिया है, तो हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन है उसके साथ उसने क्रिया करी और कॉपर ऑक्साइड बनाया, ऑक्सीडेशन प्रोजेक्ट बनाया। तो ये कॉपर ऑक्साइड बन गया यहाँ पर। ठीक, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ना, ऑक्सीजन की वृद्धि होना, तो ऐसी कोई सी भी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो उसको क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया। ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, आई होप आप लोग को यहाँ तक चीज़ जो है
समझ में आ गई होगी। ठीक, दोनों एक जैसी अभिक्रिया है, अपचयन उपचयन, ज़रा सा फ़र्क है। इसमें ऑक्सीजन निकलता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है ना। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एक और अभिक्रिया है जो वहाँ पर आगे लिस्ट में मैंने जो बनाई है उसमें लिखी हुई नहीं है, इसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। एक्चुअल में ये अलग से कोई अभिक्रिया नहीं है, ये अपचयन और उपचयन का मिश्रण होती है। मान लो कोई अभिक्रिया ऐसी हो रही है जिसमें जो है दोनों अभिक्रिया एक साथ हो रही हैं, अपचयन भी हो रहा है उपचयन भी हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, या इसको अपचयन उपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ जो हमने क्रिया कराई, जो हम पहले देख चुके, तो इस कॉपर में से, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया तो सिर्फ कॉपर बचा, तो ये अभिक्रिया तो हम लोग की अपचयन होगी। लेकिन इस हाइड्रोजन के साथ में तो ऑक्सीजन जुड़ा है। जब भी किसी चीज़ के साथ में ऑक्सीजन जुड़ेगा या ऑक्सीजन प्लस होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, उसको क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है, किसी अभिक्रिया है जिसमें अपचयन भी हो रहा है उपचयन भी हो रहा है। ऑक्सीजन निकल रहा है इसलिए अपचयन, हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसलिए उपचयन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन उपचयन दोनों साथ में हो, इसको अपचयन उपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दो एग्जाम्पल और आप लोग को नीचे दिए हुए हैं। जिंक ऑक्साइड की क्रिया कार्बन के साथ कराई तो जिंक बचा, यानी जिंक ऑक्साइड में से कार्बन निकल गया। जिंक ऑक्साइड में से कार्बन निकला तो इसको अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे, और कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसको उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। इसी तरह से नीचे हम लोग को दिया हुआ है ना, मैंगनीज के साथ में ऑक्सीजन है और HCl के साथ, एक Cl के साथ हम लोगों ने इसके साथ क्रिया कराई है ना, मैंगनीज ऑक्साइड के साथ में ऑक्सीजन निकल गया, इसलिए ये जो है अपचयन अभिक्रिया है। लेकिन हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन ग्रहण करा इसलिए इसको उपचयन अभिक्रिया बोला। तो एक अभिक्रिया में दोनों चीज़ें हो रही हैं, इसलिए इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक कि आप लोगों को कंप्लीट रिएक्शन समझ में आ गई होगी। कोई डाउट होगा तो हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, एक चीज़ और देख लीजिए बस खाली, ये रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तो उससे कुछ प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर नज़र आते हैं। वो क्या क्या हैं? तो दो प्रभाव ख़ास हैं जो हम लोगों के होते हैं उपचयन के, यानी जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। उसमें एक है संक्षारण और दूसरा है विकृत गंधिता। ठीक है, दोनों समझ लीजिए। देखिए उपचयन में क्या हुआ कि कोई भी पदार्थ मैंने रख दिया, जैसे एक लोहा है, लोहे को मैंने खुला छोड़ दिया। जब लोहे को मैंने खुला छोड़ दिया तो वो वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसके साथ क्रिया कर लेगा। आप लोहा देखेंगे कुछ टाइम बाद, हम लोग लोहा पटक के देख लें कुछ टाइम बाद, तो उस पर जंग लगने लग जाएगा। आप कलर मत करिए उसके ऊपर, ऐसे खाली रख दीजिए, उसके ऊपर जंग लगने लग जाएगा। तो इस जंग लगने को क्या बोलते हैं? संक्षारण। इसको बोलते हैं संक्षारण। या फिर आप चांदी है, चांदी की आपके कोई भी चांदी की कोई भी चीज़ है, चम्मच है चांदी का, प्लेट है, या चांदी के कोई जेवर है, पाजेब है या हार है कोई, तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम अगर खुले में रहने देंगे उसको, तो कुछ टाइम बाद उसका कलर हल्का पड़ने लग जाता है, उसकी चमक जाने लग जाती है, वो हल्का सा काला पड़ने लग जाती है चांदी। इसको भी क्या बोलते हैं? संक्षारण, है ना। आप पीतल के बर्तन जो है, जो पीतल के जो बर्तन होते हैं, आप पीतल के बर्तन को खुला छोड़ कर रख दीजिए, उसके आसपास में, बर्तन के आसपास में हरे कलर की परत जमने लग जाएगी। तो इस हरे कलर की जो परत जो बनती जा रही है, इसको क्या बोलते हैं? संक्षारण। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किस वजह से हुआ? उपचयन, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो गई, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। ओ ऑक्सीजन के लिए O सिंबल होता है ना, या इसको O2 से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया हुई तो ये संक्षारण होने लग जाएगा, उसका हाथ से होने लग जाएगा, या फिर ये समझ लीजिए कि वो जंग लगने लग जाएगा, या हल्की पड़ने लग जाएगी, पॉलिश ख़त्म होने लग जाएगी। ये सब चीज़ें संक्षारण की चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ है विकृत गंधिता। ये खाने पीने की चीज़ से रिलेटेड है। आप तली हुई कोई चीज़ लीजिए, चिप्स है, आपका मिक्सचर है, कोई नमकीन आइटम है ना, आप इसको कुछ दिन तक के खुले रहने दीजिए, है ना। कुछ दिन तक आप खुले रहने देंगे तो क्या करेगा? हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन है, आपके वायुमंडल में मौजूद जो ऑक्सीजन है उसके साथ क्रिया कर लेगा, और जो है वो धीरे 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 ख़राब होने लग जाएगा। आप कुछ टाइम बाद इसे नमकीन आप रख दीजिए, खुला छोड़ दीजिए, 5 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद आप देखेंगे तो उसमें से एक तरह की गंध आने लग जाती है, एक तरह की बू आने लग जाती है ना, या उसमें तेलीपन आने लग जाता है। तो इसको बोलते हैं विकृत गंधिता। इसको क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता।
जो भी कोई भी इस तरह की चीज़ है, आइटम है, आप उसको खुला छोड़ देंगे या पैक डब्बे में भी रख रहे हैं, उसको आप रोज़ खोल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो धीरे 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 उसमें जो ऑक्सीजन जाती जाएगी वो उसको ख़राब करती जाएगी और वो जो है उसको उसमें से बू आने लग जाना, इस तरह की चीज़ें उसमें बढ़ती जाएंगी। इसीलिए आज जो हम लोग मार्केट में जो प्रोडक्ट देखते हैं, जो पैकिंग प्रोडक्ट्स आते हैं, जितने भी अलग अलग टाइप के नमकीन, आप हम लोग मिक्सचर खाते हैं, इस तरह की आलू भुजिया है, इस तरह की चीज़ें जो खाते हैं, इसमें से कंपनीज़ क्या करती है, इन पाउच में से ऑक्सीजन बाहर निकाल देती है। ऑक्सीजन को इन पाउच में से बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें से ऑक्सीजन निकाल देते हैं और इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ऑक्सीजन निकाल दी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ताकि इसका जो है इसकी जो है विकृत गंधिता नहीं हो, इसमें से बू नहीं आए, वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करे और वो लॉन्ग टर्म के लिए चल सके। इसीलिए जो है हम लोगों के जो प्रोडक्ट जो मार्केट में जो मिलते हैं, ये 6-6 महीने और 4-4 महीने और 8-8 महीने तक के जो है चल जाते हैं। तो ये उपचयन अभिक्रिया के कुछ जो है प्रभाव हैं जो हमारे दैनिक जीवन पे हम लोगों को देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आज का लेक्चर हम लोग ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग जो है मुझसे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या जो स्कूल के जो हमारे साथ के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो मुझसे जो है व्हाट्सअप करके और मुझसे इसके डाउट क्लियर कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।